नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 में आज हम पहले पाठ जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम ईंटें, मनके और अस्थियां रखा गया है आपकी किताबों के अंदर। क्यों रखा गया है? जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे वैज्ञानिकों ने, विद्वान साथियों ने ईंटों की खोज की है और वहाँ गले में पहने कुछ मनके मिले हैं और वहाँ पे कुछ समाधियाँ मिली हैं जो अस्थियाँ होती हैं, समाधि मरे हुए व्यक्ति की जो हड्डियाँ हैं वो मिली हैं। उसके आधार पर इस पाठ का नाम ईंटें, मनके और अस्थियाँ रखा गया है। पाठ शुरू करने से पहले हमें इस पाठ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेनी चाहिए। बेसिक जानकारियों से आज से यहाँ पर यह है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, ये सभ्यता कितनी पुरानी है, किसने इसकी खोज की थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया कि सबसे पहले इसी को खोजा गया था। विद्वान साथी जिसका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता का खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु नदी के किनारे और इस सभ्यता को खोजा था। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में ही वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो एक अन्य शहर है जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। दोनों शहर आपस में जुड़े हुए हैं और इसी नदी के किनारे किनारे अनेक शहर भी मिलते हैं जो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं, जिसका इस पाठ में जिक्र किया गया है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से हैं वो कौन कौन से वो शहर हैं जो इस पाठ में दिखाए गए हैं। देखो ये हड़प्पा सभ्यता है और इसके पास में जैसे रावी है, चेनाब, झेलम नदी हैं और इसके पास में ही हड़प्पा सभ्यता के पास में ही मोहनजोदड़ो भी है यहाँ पे, और बनावली है, कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, मीताथल हैं। ये सभी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी और उसी समय बसी हुई हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी थी। यदि हम देखें तो ये देखो कितना ये सभ्यता कितनी फैली हुई है, यहाँ से लेके कितना फैली हुई है सभ्यता। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले जो पहला प्रश्न है उसमें देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है उसमें किस प्रकार की मोहरें का इस्तेमाल किया जाता था। ये आपके सामने एक मोहर दी है, उसका चित्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मोहर के अंदर एक सिंगी पशु को दिखाया गया है। ये मोहर है आपकी ये, और इसमें यहाँ पे कुछ मछली के चित्र हैं, ये कुछ लिपियाँ हैं जिसको अभी तक कोई पढ़ा नहीं जा सका है। और ये जो टोटल जो ये मोहर है ये सेलखड़ी धातु की बनी हुई है। सेलखड़ी एक पत्थर जैसी मजबूत धातु होती थी। इस मोहर का इस्तेमाल सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार के लिए करते थे, एक दूसरे को सामान बेचने के लिए करते थे। यहाँ पे ये मोहर दिखाई दे रही है आपको, इसमें ये भी एक चित्र सा बना हुआ है। हालांकि अभी तक ही इस मोहर को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लेकिन फिर भी जो विद्वान हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि इस मोहर का इस्तेमाल सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार व्यवस्था के लिए करते थे। जैसा कि हड़प्पा मोहर के बारे में प्रथम टॉपिक के अंदर बताया गया है कि ये सेलखड़ी धातु की बनी हुई थी और ये सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु थी। पुरावस्तु मतलब बहुत पुरानी वस्तु और सबसे विशिष्ट वस्तु थी ये।
और इस पे जानवरों के चित्र हैं, जैसे कि मछली के चित्र हैं। ये लिपि में अनेक चिन्ह उत्कीर्ण हैं, मतलब बहुत सारे चिन्ह हैं जो आज तक पढ़े नहीं गए हैं। जैसा कि सिंधु सभ्यता के बारे में बताया जाता है कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और आज तक किसी वैज्ञानिकों ने पढ़ने का प्रयास जरूर किया, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका आज तक। यदि हमें इस क्षेत्र के जो निवासी थे उनके बारे में जानना है, तो उस समय जो हमें जो चीज़ें मिली हैं उसके बारे में अध्ययन करना होगा। तो जैसा कि पाठ में बताया गया है कि उस क्षेत्र में हमें कुछ से पुरावस्तु मिली। पुरावस्तु जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं, पुरानी वस्तुएं, तो जो यहाँ के रहने के जो लोगों के जो रहने के घर थे, आवास थे, मर्दबांड का मतलब जो गड़े जैसे आकार के मर्दबांड होते थे, उस पर अनेक प्रकार की डिज़ाइन बनी होती थी। आभूषण हैं, औजार हैं। आभूषण से मतलब है जो शरीर में गहने पहने जाते थे, सोने चांदी जेवरात। औजार जो लकड़ी के होते हैं, हथौड़े होते हैं, कुल्हाड़ी होती हैं, पत्थर के भी औजार होते हैं जिससे वो शिकार भी करते थे। इसके अलावा जो मोहरें मिली हैं, इस सभी के आधार पे वैज्ञानिक इनका अध्ययन करके और विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाते हैं। और इस पाठ में ये समझाने का प्रयास किया कि ये जो चीज़ें हमें मिली हैं हमें कैसे उन जानकारियों को जुटाना कि उस समय क्या हुआ होगा, क्या घटित हुआ होगा, कैसे ये लोग रहते होंगे। इन चीज़ों की हमें इन साक्ष्यों के आधार पर व्याख्या करनी है इस पाठ के अंदर। तो निश्चित रूप से इस सभ्यता के जो जानकारी आज तक के लोगों को नहीं मिली है, उस जानकारी को देना ही जो विद्वान हैं उनका प्रमुख उद्देश्य है। ये हमें पहले टॉपिक में बताया गया है। इसके बाद में सेकेंड जो टॉपिक है इसमें बताया गया है कुछ चित्र दिए हैं, मनके, बाट और फलक। अब देखो आपके सामने कुछ मनके हैं, ये मनके हैं, ये सारे मनके हैं। और इसके अलावा ये औजारों के चित्र हैं जो पत्थर के होते थे। और ये कुछ बाट दिए हुए हैं चौकोर टाइप के, लकड़ी के भी हो सकते हैं, पत्थर के भी हो सकते हैं। ये उस समय लोगों के काम में आने वाली चीज़ें थी। इसके आधार पर वैज्ञानिक अपने अपने अनुमान लगाते हैं। इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि हड़प्पा, इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है, कोई विशिष्ट क्षेत्र के अंदर एक ही समय में एक ही प्रकार की वस्तुएं मिले, वस्तुओं का कोई समूह मिले, जैसे कोई लिपि है उस कालखंड से संबंधित हो, या फिर कोई पुरानी वस्तुएं हैं जैसे मोहरें हैं, मनके हैं, बाट हैं, एक ही प्रकार की बनी हुई होनी चाहिए, ये सभी ईंटें हैं। तो हम उसको विद्वानों ने सभी ने उसको एक संस्कृति कहा है। तो संस्कृति का सीधा सा अर्थ है कोई एक ऐसे क्षेत्र के अंदर हमें एक जैसी वस्तुएं मिलती हैं, जैसे मनके हैं, बाट हैं, पुरावस्तुएं हैं, पत्थर के फलक हैं। ये चीज़ें हमें एक ही क्षेत्र में मिलाई दे और आपस में संबंधित हो, तो हम उसको उस समय की संस्कृति कहेंगे। संस्कृति का सीधा सा अर्थ है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हमें मिली हैं, मनके, बाट, पत्थर, ये हमें अफ़गानिस्तान में, भारत के जो पश्चिमी इलाके में अफ़गानिस्तान उसमें मिली हैं। जम्मू भारत के जो उत्तरी दिशा में है वहाँ पर मिली हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वहाँ से मिली हैं। और भारत के गुजरात से मिली हैं। हालांकि इनकी दूरियाँ बहुत आपस में एक दूसरे से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मिली हैं। वहाँ पे बाट मिले हैं, मोहरे मिले। तो इससे विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोग आपस से जुड़े हुए थे और इनमें आपस में व्यापार होता था। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों रखा गया?
इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। इसके बाद में आपके पाठ में बताया गया है कि इस सभ्यता कालखंड 2600 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में किया गया। हालांकि अनेक विद्वानों ने इसका कालखंड का अलग अलग अपना अनुमान लगाया है। कुछ ने ये कहा कि ये 2900 से लेकर 1500 तक रही। हालांकि कार्बन पद्धति जो एकदम सही मानी जाती है, उसके आधार पर यह माना जाता है कि यह सभ्यता 2350 से लेकर 1750 तक मानी जाती है। 1750 ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म से पहले। कक्षा 11 में मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। कक्षा 11 में बताया था कि ईसा पूर्व क्या होता है, और ये चीज़ें मैंने आपको कक्षा 11 में बता दी थी। तो ईसा पूर्व में ये सभ्यता 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता का कालखंड निर्धारित किया विद्वानों ने। इस सभ्यता से पहले भी कुछ आरंभिक हड़प्पा सभ्यता हुई, मतलब इससे पहले। फिर ये हड़प्पा सभ्यता एकदम विकसित हो गई 2600 से लेकर 1900 ईस्वी तक, फिर 1900 से लेकर 1500 तक। और कुछ परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल मिले हैं हमें पाठ में, कुछ उनके नाम भी आए हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद 1500 से लेके और 600 ईस्वी तक भारत में वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। फिर 600 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईस्वी तक भारत में मौर्य काल, गुप्त काल ये शुरू हो जाते हैं। तो ये कालखंड एकदम क्रमवाइज चलता है भारत के इतिहास में। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब इस पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, सीधा सा अर्थ बताया है। नेक्स्ट टॉपिक में ईसा पूर्व के बारे में समझाया गया है। ईसा पूर्व का मतलब बताया गया है कि जो ईसा मसीह का जन्म से पहले का जो काल है उसको कहा गया है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले। जैसे हड़प्पा सभ्यता ईसा के जन्म से 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। और वर्तमान समय में जो 2022 चल रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ईसा के जन्म के बाद की सन। सीधा सा अर्थ है। इसको हम कुछ इतना बड़ा टॉपिक में समझाया गया है, तो इसको हम अध्ययन भी करेंगे। और आपको इसको पढ़ना है कि हालांकि नॉर्मल सी बात है कि ईसा के जन्म से पहले काल है उसको ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा के जन्म के बाद का जो काल है उसको ईस्वी कहते हैं। सीधी सी बात है। और आजकल इसके प्रयोग के बारे में इसमें कुछ टॉपिक में बताया है कि वर्तमान समय में बिफोर प्रेजेंट ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो बहुत ईजी है, नक्शा दे रखा है इसमें, आपको ये चीज़ें आपको देखनी हैं। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता दे रखा है। इसमें जैसे भारत का जो उत्तरी छोर था मांडा, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम था आलमगीर। हालांकि पूरा सही शब्द नहीं आया है। तो ये सभ्यता ऐसे मतलब फैली हुई थी। ये जो पश्चिम का जो छोर था उसको बोलते थे सुतकंडोर। ये पश्चिम का जो छोर था यहाँ तक ये फैली हुई थी। और दक्षिण में इसका जो छोर था उसको बोलते हैं दाइमाबाद। जो महाराष्ट्र में था। ये नक्शा है, इसको आपको देखना होगा। ये कुछ स्थल हैं, हड़प्पा स्थल हैं, मोहनजोदड़ो हैं, इनके बारे में पाठ में बताया गया। धोलावीरा भी है, रंगपुर हैं, इनके बारे में हमें पाठ में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि पाठ में बताया गया है कि आरंभिक की विकसित संस्कृतियाँ, मैंने कहा था आरंभिक संस्कृतियाँ वो थी जो हड़प्पा सभ्यता में पहले चली आ रही थी।
कुछ संस्कृतियाँ हैं तो उसके बारे में बताया गया है। सिंध और चेलिस्तान, दो जगह का नाम आया है, सिंध और चेलिस्तान। ये दोनों स्थल पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ बस्तियाँ मिली हैं, ये जो बस्तियाँ मिली हैं तो इसमें बताया गया कि जो आरंभिक कुल संख्या 106 मिली इन बस्तियों में, 106 और 239, जिसमें आरंभिक स्थल है 52। कितने? 52। और फिर जो विकसित सभ्यता थी 2600 से लेकर 1900 तक, उसमें 65 तो सिंध के अंदर मिले और 136 मिले चौलिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद में जो प्रवर्ती बस्तियाँ मिली हैं नए स्थल पर, विकसित हड़प्पा स्थल, उसके बारे में कुछ बताया गया है। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं कुछ। अब इससे आगे देखें कि आरंभ में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। हाँ, पहले ये बताया गया कि विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में आने से पहले कुछ पुरानी संस्कृतियाँ थी, कुछ ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। हड़प्पा सभ्यता को एक शहरी संस्कृति कहा जाता है। ये आपको सभी को याद होना चाहिए चीज़ें कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन इससे पहले शहर में बदलने से पहले एक ग्रामीण सभ्यता थी। कुछ मतलब आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कुछ चलते हैं ना, ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा संस्कृति, ये संस्कृति एक विशिष्ट मर्दबांध संस्कृति से संबंधित है, विशिष्ट मर्दबांध शैली से संबंधित है। मर्दबांध जो घड़े के आकार का बांध, छोटे छोटे बर्तन होते थे, उन पर कुछ डिजाइनें बनी होती थी। उसके आधार पर गणना की, विद्वानों ने गणना की थी कि यह हड़प्पा सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता है, ये मौर्यकालीन सभ्यता है, ये गुप्तकालीन सभ्यता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मर्दबांध के आधार पर। तो हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक संस्कृति थी, लेकिन यहाँ पे हमें कृषि भी मिलती है। कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ छोटी होती थी, लेकिन इनके आकार और संरचना नए के बराबर थी। हड़प्पा सभ्यता सबसे इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की। इनकी जो बस्तियाँ थी एकदम समकोण के ऊपर कटी हुई थी, जिसका हम पाठ में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में मतलब इलाके जलाए जाने के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। ये इस सभ्यता के बारे में बताया गया होगा कि कैसे ये सभ्यता ख़त्म होगी या फिर कैसे इस सभ्यता के लोग इसको छोड़ कर चले गए होंगे। ये चीज़ें हैं, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ के जीवन निर्वाह के कुछ तरीके। अब सेकंड टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके। तो मानचित्र 1 और सेकंड में हड़प्पा संस्कृति के बारे में, आरंभिक संस्कृति के बारे में, कुछ शहरों उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर ये सभ्यता फैली थी, उसके बारे में बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, मछलियाँ भी शामिल थी, से भोजन प्राप्त करते थे। तो ये तो सीधी बात है, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो जो पेड़ पौधे थे उस समय, उनसे वो फल प्राप्त करते थे। और जो समुद्र में जो मछलियाँ थी, जैसे सिंधु नदी थी, हालांकि उस समय समुद्र तो अरब सागर था, लेकिन जो सिंधु नदी थी उसमें जो मछलियाँ थी उनको ये लोग खाते होंगे भोजन के रूप में। और कुछ यहाँ पे जले हुए अनाज भी मिले, अनाज के दाने मिले हैं। तो उससे ये विद्वान ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे आहार यानी खाने के जो अनाज था उसके बारे में इन लोगों को जानकारी थी। और इसका जो अध्ययन करता है उसको हम पूरा वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा वनस्पति। प्राचीन वनस्पति के अध्ययन को हम पूरा वनस्पति कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हमें अनेक प्रकार के अनाज मिले हैं, जिसमें हमें गेहूँ, जौ, कौन से अनाज मिले हड़प्पा सभ्यता में? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल इत्यादि मिले हैं। बाजरे के दाने आपकी किताब में गुजरात दे रखा है, लेकिन कालीबंगा में भी मिला है।
कालीबंगा जो वर्तमान समय में राजस्थान के उत्तरी दिशा में है, वहाँ पर भी बाजरे कुछ दाने मिले हैं। और यहाँ कालीबंगा में जुते हुए खेत के साथ से मिले हैं, जो आगे आएगा आपके। चावल के दाने भी मिले हैं। आपके पाठ में सिर्फ ये कहा गया है कि चावल के दाने कम मिले हैं, लेकिन चावल के दाने रंगपुर में मिले हैं। रंगपुर, लोथल 2 स्थल हैं, वहाँ पे खूब मिले हैं। हड़प्पा स्थल में मिली जानवरों की हड्डियाँ, मतलब यहाँ पे भेड़, बकरियाँ, सूअर हड्डियाँ, इनकी हड्डियाँ मिली। तो इससे विद्वान ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इन लोगों को मतलब पशुओं का भी नॉलेज था, पशु भी पालते थे। हालांकि गाय के साक्ष्य से तो नहीं मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य से भी बहुत कम मिले हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इनके साक्ष्य से इनकी हड्डियाँ मिली हैं। तो इससे विद्वान अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे ये लोग इनके पालतू जानवर रहे होंगे, या फिर जंगलों से इनको पकड़ कर लाते होंगे। जंगली प्रजातियों में यहाँ पे सूअर, जिसको बरा कहा गया है, हिरन, घड़ियाल की हड्डियाँ मिली हैं। लेकिन आगे पाठ में ये बताया गया है कि हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इनका शिकार, मतलब खुद इनका शिकार करते थे, या किसी अन्य शिकारी समाज होते थे उनसे इनका ये मांस प्राप्त करते थे। ये इस बारे में अभी तक विद्वान जानकारी सही प्रकार से नहीं लगा पाए हैं। यहाँ पे मछलियों की हड्डियाँ मिली हैं और पक्षियों की हड्डियाँ मिली हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी का सीधे अर्थ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस प्रकार की कृषि का ज्ञान था, खेत से खेती करते थे, किस प्रकार उस समय हल होते थे, किस प्रकार उनकी जुताई करते थे, सीधा सा अर्थ है इसके बारे में। तो अनाज के दाने के साक्ष्य यहाँ पे मिले, तो इसका सीधा सा अर्थ है फसल तो पैदा करते ही थे किसी न किसी प्रकार की। ज़्यादातर गेहूँ, जौ, इनकी फसल पैदा करते होंगे। हालांकि अनाज के दानों के से साक्ष्य में कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियाँ के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। ये पाठ में कह रहे हैं, पाठ में कहा गया है कि अनाज के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ सचमुच में कृषि होती थी। इसके बारे में हमें और कोई भी कुछ सबूत चाहिए। तो यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, एक वृषभ पक्की मिट्टी का। तो विद्वान ये कहते हैं हो सकता है कि इस वृषभ के वो हल जोड़ के इससे खेती का कार्य करवाते होंगे, जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है। क्या जुते हुए खेतों पे बीजों का प्रयोग होता था, या फिर खेती हल के द्वारा की जाती, इसके बारे में विद्वान अलग अलग अपनी राय देते हैं। लेकिन फिर भी कालीबंगा राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे हमें संपूर्ण के आधार पे, संपूर्ण जैसे कि ये संपूर्ण है, ये संपूर्ण है, ऐसे 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 खेत के साक्ष्य मिले, और उनमें कुछ बीजें मिले हैं, बीज भी मिले हैं। ऐसे मतलब खेती की जाती थी वहाँ पे। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर है। और इसके अलावा हरियाणा में एक बनावली जगह है, हरियाणा के अंदर एक जगह है, चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली हरियाणा से मिट्टी के कुछ हल मिले हैं। प्रतिरूप मतलब हल, उसकी आकृति मिली है। और राजस्थान में ये कालीबंगा है, ये पुरातत्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा के शस्त्रों से संबंधित, मतलब आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे, कुछ ग्रामीण स्थल थे, वहाँ भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं। जो कालीबंगा थी, यहाँ के हल्के 2 समूह में एक दूसरे संपूर्ण प्रकार के लिए दर्शाया गया है। ये संपूर्ण इस प्रकार का मिला है यहाँ पे। तो पुरातत्वविदों ने इसको खोजा है, और उसके आधार पे ये अंदाज़ा लगाया कि इन लोगों को खेत का भी अच्छा, मतलब जुताई का भी अच्छा ज्ञान था यहाँ पर। अब विद्वान कहते हैं कि चलो ये बात तो होगी खेत
मतलब फसल बोने की। अब वो फसलों को काटते किससे थे? तो जैसा कि बताया गया है कि प्रयुक्त औजार पहचानने का प्रयास किया फसल की कटाई के लिए कौन कौन सा प्रयोग किया था। तो हो सकता है कि ये पत्थर से बने हुए दराती टाइप का कुछ औजार होगा, उसका उपयोग करते हैं, या फिर कोई लकड़ी के बने हों। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों पे बिठाए हुए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर धातुओं के औजारों का प्रयोग करते थे? इसके बारे में भी विद्वानों ने अंदाज लगाया अपना अलग अलग। तो सीधा सा अर्थ है कि जो विद्वान हैं उनको कुछ साक्ष्य मिले होंगे पत्थरों के, दराती टाइप के, या कुछ काटने के कुछ फलक मिलेंगे। तो वो ये मानते हैं कि ये लोग इनसे ये फसल की कटाई करते थे। अब बात आती है कि सिंचाई कैसे करते थे। तो सीधा सा अर्थ है, यहाँ पे सिंधु नदी थी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में एक स्थल है जिसका नाम है सोर्टगई। ये परीक्षा में ये प्रश्न काफ़ी बार आया है। सोर्टगई हड़प्पा का एक स्थल, यहाँ पे हमें कुछ नहर के साक्ष्य मिले। क्या साक्ष्य मिले? नहरों के साक्ष्य मिले। परंतु ऐसे साक्ष्य पंजाब जो भारत के अंदर है, सिंध जो पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे हमें ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। और ये जो नहर मिली है इसमें मतलब मिट्टी भर गई है वर्तमान में, जो साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे बहुत सारे कुएं भी मिले हैं, कुएं के साक्ष्य मिले हैं। और एक जगह है भारत में भी है, भारत में एक जगह है जिसका नाम है धौलावीरा। वहाँ पे एक जलाशय भी मिला है जिसका चित्र हमें मिला है इस पार्ट के अंदर, देखेंगे हमें। कुएं भी बहुत सारे मिले हैं यहाँ पे। अब ये कुछ औजार दे रखे हैं जिसे समझना जरूरी है। ये औजार है, ये कुछ लोहे का होगा, कुल्हाड़ी टाइप का था। ये कुछ डंडा टाइप का लोहे के औजार हैं। ये हमें पाठ में चित्र दिए हुए हैं, काफ़ी बारीकी से देखने के बाद हमें दिखाई देते हैं। अब ये जो धौलावीरा के अंदर एक ऐसा जलाशय का सीधा सा अर्थ है, जो आप तालाब देखा होगा कभी आपने गाँव में खेतों में, वैसा ही ये चित्र आपको दे रखा है यहाँ पे। अब देखो इसमें कुछ सीढ़ियाँ बनी, ये सीढ़ियाँ हैं और ये इसकी गहराई है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये जो धौलावीरा हड़प्पा का एक स्थल है, गुजरात के अंदर है, वहाँ पर इसके अंदर मतलब पानी को इकट्ठा किया जाता था और इसका इस्तेमाल वो खेती के अंदर लेते होंगे। ये साक्ष्य हमें बाद से भी मिले हैं खूब सारे। तो धौलावीरा गुजरात में जलाशय का उपयोग कृषि के जल के संचयन हेतु किया जाता था। अब आगे इस पाठ में दे रखा है पुरावस्तु की पहचान कैसे की जाती है। अब आपके सामने एक ये पत्थर सा रख रखा है, ये देखो पत्थर है, ये आटे की चक्की है, अनाज पीसने की चक्की, और ये थी, इसको बोलते थे अवतल चक्की। ऐसी बहुत सारी चक्कियाँ मिली हैं ऐसे। ये देखो ये अवतल है और ये नीचे उत्तल था। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है। तो ये उस समय की प्राचीन पुरावस्तु हैं। तो इसके यहाँ पे अनाज रखा जाता होगा और फिर इस पत्थर की सहायता से और उसको आगे पीछे हिलाकर पीसा जाता होगा, और मिर्च मसाले भी इसी में पीसे जाते होंगे। इस प्रकार का ये पत्थर विद्वानों को मिला है हड़प्पा सभ्यता में। भोजन तैयार करने का यंत्र कहा है इन्होंने कि इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। मतलब पत्थर का है, और हो सकता है कि कभी कभी इसको मिट्टी से ही बनाते थे। अभी मोहनजोदड़ो का एक उदाहरण दिया गया इसमें। मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन सबसे आरंभिक रिपोर्ट में एक उदाहरण दिया गया है। अवतल चक्कियाँ यहाँ बड़ी संख्या में मिली है। अब परीक्षा प्रश्न आ गया सबसे ज़्यादा अवतल चक्कियाँ कहाँ से मिली हैं, तो आपका सीधा उत्तर होगा
मोहनजोदड़ो के अंदर। अनाज पीसने का यह एकमात्र साधन है। वर्तमान समय की तरह उस समय चक्कियाँ नहीं, आज वर्तमान समय बिजली के अनेक प्रकार की चक्कियाँ हैं, लेकिन उस समय पत्थर से पीसा जाता था। और इन चक्कियों के तल उत्तल होते थे। तल ये है, ये वाला, और नीचे रूप से इन्हें ज़मीन या मिट्टी के अंदर जमा कर रखा जाता होगा। अब देखो ये नीचे से, ये नीचे का स्थान है ये वाला। तो ये जो जगह थी, ये ज़मीन में नीचे इस प्रकार की हिले आगे पीछे जब इसको करें पत्थर से, इस पत्थर को आगे पीछे करें तो ये हिले नहीं और अनाज आसानी से पीसा जाए। दूसरी ओर ये जो पत्थर है ये खोखला हो गया था, ये वाला पत्थर, तो थोड़ी जगह होनी चाहिए ताकि अनाज पीसे। इसके बारे में समझाया गया है। और इस अवतल चक्की के अंदर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, मसाले कूटने का काम में लिया जाता था। और इसको, ये जो हड़प्पा सभ्यता को जो खोज की है, इन्होंने इसको सालन पत्थर नाम दिया है। और फिर जो ये विद्वान हैं अर्नेस्ट मैके, इसने कहा कि हमारे बावर्ची ने, बावर्ची क्या होता है? काम करने वाला, रसोई में काम करने वाला। एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से मांगा। मतलब इसने कहा कि हमारे बावर्ची है ना, रसोई में काम करने वाला, उसने ये संग्रहालय जहाँ पे पुरानी चीज़ें पड़ी थी, उस संग्रहालय के जो डायरेक्टर होते हैं या फिर जो भी उसका अधिकारी, उससे ये कहा कि हमें एक ऐसी चक्की ला के दो ताकि हम भी अपना अनाज पीसेंगे। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अर्नेस्ट मैके की पुस्तक है जिसका नाम है फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो 1937, उसमें इसका उदाहरण मिलता है। ये जानकारी हमें इसमें मिलती है। अब ये मोहनजोदड़ो शहर के बारे में बताया गया है, किस प्रकार मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी के अंदर था। अब जैसे अब हम इस पहली पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे, तो पहला पाठ है हड़प्पा सभ्यता, ये एक शहरी सभ्यता थी। दूसरे पाठ के अंदर हम ग्रामीण सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वैदिक सभ्यता, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, पशुपालन पर आधारित थी, लेकिन ये सभ्यता व्यापार पर आधारित थी। मोहनजोदड़ो इसका एक शहर है, इसके बारे में बताया गया है कि ये शहर किस प्रकार बसा हुआ था। कोई भी शहर होता था, उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हमें उसके बारे में समझना होगा कि वहाँ पे शहर कितने भागों में बटा होता था। मोहनजोदड़ो शहर के बारे में बताया गया है कि ये शहर कितने भागों में बटा हुआ था। तो ये आपके सामने एक चित्र दे रखा है मोहनजोदड़ो शहर के बारे में, जिसमें एक दुर्ग दे रखा है यहाँ पे, और ये निचला शहर है जहाँ पे आम लोग रहते थे, ग्रामीण लोग रहते थे। और कुछ चीज़ें इसमें दे रखी हैं, जैसे कि HRB क्षेत्र। HR का मतलब यहाँ पे कब्रिस्तान से माना गया है, कब्रिस्तान लोग। और इसके अलावा नक्शे पर रोमन लिपि के अक्सर विविध पुराविदों नाम संकेत करते हैं, जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि VSB क्षेत्र, तो ये विद्वानों के नाम हैं और उन्होंने इसकी खोज करवाई, उसके बारे में बताया गया है। ये दुर्ग क्षेत्र था जहाँ पे हो सकता है कोई राजा रहता हो, और यहाँ पे दुर्ग क्षेत्र के अंदर विशाल स्नानागार, अन्नागार, जहाँ पे अनाज रखने का गोदाम होता था, स्नान यानी विशाल स्नानागार था जहाँ पे लोग स्नान वगैरह करते थे। और ये जो इसका चित्र पूरे शहर का, इसके बारे में देखने पे हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार उस समय का शहर बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो उस समय का सबसे प्रसिद्ध शहर था, और ये सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। और हड़प्पा की खोज जयराम साहनी ने की थी 1921 में,
और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने की थी। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये बस्ती 2 भागों में बटी हुई थी। जो ऊंचा भाग था उसको दुर्ग भाग बोलते थे, और जो नीचा भाग था उसको बोलते थे निचला शहर, जहाँ पे आम लोग रहते थे। तो ये आपके सामने चित्र दे रखा है। अब इसके आगे ये बताया गया है कि दुर्ग और निचला शहर इसका नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई के कारण इसकी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी। मतलब जो दुर्ग भाग था वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था चबूतरे के ऊपर, और दुर्ग के चारों ओर दीवार होती थी। ये जो आपके सामने पहले मैंने बताया था कि दुर्ग था, इसके चारों ओर और ये कुछ दीवार बनी हुई है ये वाली। ये इसलिए बनाते थे, प्राचीन समय में क्या कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते थे, तो राजा लोग अपने बचाव के लिए ऐसी दीवारें बनाते थे ताकि कोई शत्रु हमला करे तो हम अपना बचाव कर सकें। निचले शहर की दीवार से घेरा गया था। जो नीचे का शहर है ना वो भी दीवार से घेरा गया था, जहाँ पे आम लोग रहते थे नीचे के शहर में उसमें। और कई भवनों के अंदर भी ऊंचे चबूतरे बनाए गए थे। ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी बोता होगा तो मात्र आधार को बनाने के लिए 40 लाख श्रमिक 40 लाख दिन लग जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी अच्छी कलाकृति से डिज़ाइन बनाया गया उन्हें, हमें यदि आज बनाएं तो हमें 40 लाख दिन लग जाएं। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया है। अब कुछ और स्थान बताए गए, कुछ और देखिए। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो बस्तियां थी इसके बारे में बताया गया कि किस प्रकार उसका नियोजन होता था। नियोजन का मतलब जैसे एक दूसरे को ऐसे समकोण पे काटते थे, ऐसे गलियां होती थी, ये चीज़ें थी उस बस्तियों के बारे में बताया गया है। जो ईंटें थी उनको धूप में सुखाकर भट्टियों में पकाकर बनाई जाती थी, और उनकी एक निश्चित अनुपात होता था, 2 अनुपात, 4 अनुपात, 6 अनुपात, ऐसे, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी 2 गुनी होती थी। इस प्रकार ईंटें सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग में लाई जाती थी। अब यहाँ की जो नालियों का निर्माण है वो भी विशिष्ट होता था। कैसे होता था? जैसे वर्तमान समय में जो नालियाँ बनाई जाती हैं शहर के बीचों बीच, फिर बीच में एक चैम्बर छोड़ा जाता, उसी प्रकार की नालियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में बनाया जाता था। आज से 4000 साल पहले भी लोगों को इस प्रकार का नॉलेज था। मतलब एक प्रकार नियोजित जल निकास प्रणाली थी वहाँ पे। यदि हम शहर के नक्शे को देखते हैं तो सड़कों और गलियों में एक ग्रिड पट्टी बनाई गई। ग्रिड पट्टी ये होती है एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, जैसे ऐसे, इस प्रकार की सड़कें थी वहाँ पे, ऐसे, ये ग्रिड पट्टी है। एक दूसरे समकोण पे काटती थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। तो ऐसा मतलब विद्वानों ने माना है पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। गली पहले बनाई गई थी नालियों के साथ, उसके बाद में यहाँ पे लोग बसे थे। और प्रत्येक ही घर के अंदर घर से नालियों का जुड़ाव था। अब इसके बारे में दुर्ग के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि दुर्ग हमेशा हड़प्पा सभ्यता में पश्चिम दिशा के अंदर मिला है, छोटा सा, ऊंचा सा और पश्चिम दिशा में। लेकिन एक बड़ा निचला शहर पूर्वी भाग में मिलता था, जहाँ पे गरीब लोग, आम जनता लोग रहती थी। और जो पश्चिम दिशा में जो
दुर्ग होता था, उसमें राजा रहता था, उसके सेवक रहते थे, उसके सरदार रहते थे। लेकिन धोलावीरा और लोथल के अंदर पूरी बस्तियां ना वो किलेबंद थी, और शहर के कई हिस्सों में दीवार के घर कर अलग किए गए थे। लेकिन यहाँ पे आगे एक चीज़ और बताई गई इसमें कि लोथल में ऐसा दुर्ग के बाहर, दुर्ग के चारों ओर कोई दीवार बनी हुई नहीं मिलती है, लेकिन दुर्ग ऊंचाई पे जरूर बना हुआ था। ये चीज़ें बताई गई हैं। अभी ये कुछ चित्र दे रखा है, उसको देखते हैं। मोहनजोदड़ो में एक नाली के बारे में बताया गया है। इसका विशाल प्रवेश द्वार बताया गया है कि ये नाली है, नाली है, इसके बारे में बताया गया है मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में भी कुछ बताया गया है। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, 1921 में खोजा गया था, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें जो आपको जाननी है कि हड़प्पा सभ्यता इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। जैसे अंग्रेज सबसे पहले भारत में जब अधिकार कर रहे थे यहाँ पे, तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, मतलब यहाँ पे कुछ टीला मिला उनको, और वहाँ पे ईंटें मिली, तो उन ईंटों का प्रयोग अंग्रेज़ों ने, और रेल की पटरियाँ थी उनके नीचे बिछाया। तो जो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी ईंटों के नीचे, तो अंग्रेज़ लोग इनको समझ नहीं पाए थे, कुछ लोग थे वो समझ नहीं पाए थे इस बारे में। लेकिन 1875 में भारतीय पुरातत्व मतलब सर्वेक्षण विभाग है, उसके पहले जनरल, जिसका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था, परीक्षा में यदि प्रश्न आता है कि भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे, तो आपका नाम, आप उसमें लिखोगे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे भारत के पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। उसने बताया है कि प्राचीन स्थल से लाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस स्थल की कई प्राचीन संरचना नष्ट कर दी गई, इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर सुरक्षित था। अब ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का निर्माण है, वो ईंटों को पटरियों के नीचे बिछाने के लिए काम में ले लिया गया, तो वो नष्ट हो गई थी, और 100 मील लंबी है लाहौर से मुल्तान के बीच रेल पटरी बिछाई गई थी। लेकिन जो मोहनजोदड़ो की जो कुछ ईंटें हैं वो अभी भी सुरक्षित हैं। ये चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इनका गृह निर्माण कला कैसी थी, मतलब ये लोग अपना घर कैसे निर्माण करते थे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पार्ट फर्स्ट वीडियो, इसको ध्यान से और पहले PDF फाइल देख के और उसको ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बारे में समझ में आएगा। बहुत आसान पाठ है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सिर्फ ध्यान से पढ़ने पर ही आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।